हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश को बोलना शुरू करने से पहले हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को, हर एक स्पीकर को ये जरूर सीखना चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम किसी भाषा को बोलते हैं तो बोलने के लिए हमें चाहिए होते हैं शब्द, और जब शब्दों को हम सही जगह पे लगा दें, जिनका एक मीनिंग निकल जाए, उससे बन जाता है एक सेंटेंस। तो आ गए ना हम सेंटेंस पे। तो सेंटेंस कोई भी हो, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, वो सेंटेंस दो ही तरह का होता है। पहला तरीका वो होगा एक्शन का। एक्शन क्या होता है? ये एक्शन। और दूसरा तरीका होता है वो नो एक्शन हो सकता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस या तो वो एक्शन होगा और या फिर वो नो एक्शन होगा। अगर हम बात करते हैं अगर वो एक्शन है तो कैसे उसे पहचाने कि वो एक्शन का सेंटेंस है। देखिए, एक्शन का सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें क्रिया होती है, यानी कि क्रिया वाले वाक्य। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, माधुरी बच्चों को पढ़ाती है। अब यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि माधुरी बच्चों के साथ कुछ करती है। क्या करती है? वो उनको पढ़ाती है, यानी कि माधुरी कोई क्रिया करती है, कोई काम करती है। माधुरी कोई काम करती है, पढ़ाती है। किन्हें पढ़ाती है? बच्चों को। तो यहां पर ये पढ़ाना एक क्रिया, एक वर्ब हो गई, यानी कि माधुरी टीच करती है किसको? बच्चों को। तो माधुरी बच्चों को पढ़ाती है, ये हो गई क्रिया। अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर सबसे पहले टेंस को सीखना शुरू कर देंगे तो वहां पे उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं। वहां पे वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, एस या ईएस लगेगा। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों को जब पहली बार इंग्लिश जब बोलते हैं, जब एक स्पीकर पहली बार इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो उसको बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाए। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर अगर हम नो एक्शन को सबसे पहले सीख लें तो हमारी जबान पे रट जाएगा, हम इतने एकदम नेटिव इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, यानी कि एक नेटिव स्पीकर बन सकते हैं हम। उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आज इस वीडियो का मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब को सही से सब्जेक्ट के साथ लगाना सिखा दूं, और उसके बाद फिर हम आगे एक्शन भी सीख सकते हैं। राइट? तो यहां पर जब हम एक्शन सीखना शुरू करते हैं तो हमारे पास टेंसेज आते हैं, फिर मॉडल वर्ब्स आती हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, एटसेट्रा। बहुत बड़ा ग्रामर है। लेकिन इससे भी पहले हम ये टॉपिक करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक किसी भी किताब में और YouTube के इतिहास में, YouTube के इतने सारे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स अपने इंग्लिश में इस लैंग्वेज को सिखा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस टॉपिक को अभी तक कवर नहीं करा है। तो आज मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा और आपको खुलकर इसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप एक्शन सेंटेंसेस बहुत जल्दी से बनाने लग जाएं। राइट? तो शुरू करते हैं। नो एक्शन सेंटेंस कौन से होते हैं? बिना क्रिया वाले वाक्य। बिना क्रिया वाले वाक्य, ये मैंने क्या कह दिया? यस, बिल्कुल सही। ऐसे वाक्य आप सोचो, ऐसे वाक्य को अपने विचारों में लाओ, अपने ध्यान में लाओ, आंख बंद करके लाओ, मेडिटेशन करो। ऐसे सेंटेंसेस सोचो जिसमें क्रिया ना हो। क्रिया चलना, उठना, भागना, दौड़ना, खाना, पीना, लेटना, खुजली करना, ये सब जो करना होता है ना, ये क्रिया होती है। बस आपके सेंटेंस में ना ये नहीं होना चाहिए, कोई काम करना नहीं होना चाहिए। बस जैसे सुनीता एक अध्यापिका है। सुनीता क्या है? एक अध्यापिका है। लेकिन यहां पर माधुरी भी एक अध्यापिका है, लेकिन सेंटेंस में लिखा है माधुरी बच्चों को पढ़ाती है। तो ये तो कोई काम कर रही है ना, इसलिए ये एक्शन सेंटेंस हो गया। वहीं दूसरी तरफ सुनीता एक अध्यापिका है लेकिन कर कुछ नहीं रही, तो ऐसे सेंटेंसेस नो एक्शन होते हैं। शायद आपको समझ में आ गया हो। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाना तो एक क्रिया हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं एक यूट्यूबर हूं या मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं, ऐसे सेंटेंसेस में मैं कोई क्रिया नहीं करता हुआ नजर आ रहा, तो ये नो एक्शन के सेंटेंसेस होते हैं। आई होप कि आपको नो एक्शन समझ आ गया होगा। तो ये डिफरेंस होता है नो एक्शन और एक्शन का। आगे चलते हैं। सबसे पहली एक बात आपको याद रखनी है कि इस दुनिया का कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो, वो सिर्फ 6 ही तरीके से लिख, बोल, सुन और समझ सकते हैं हम लोग। सिर्फ 6 ही तरीके से। और वो क्या 6 तरीके हैं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट? मान लीजिए लिखा है सुनीता एक अध्यापिका है, ये एक पहला सेंटेंस है। अगर आप इसको सेकंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा नहीं, यानी कि किसी भी वाक्य में नहीं लगा दें, यानी कि नकारात्मक, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो वो एक दूसरा पार्ट बन जाता है, यानी कि सुनीता एक अध्यापिका नहीं है, ये दूसरा सेंटेंस है। अगर हम इसको थर्ड टाइप में बनाएं, यानी कि तीसरा, क्या सुनीता एक अध्यापिका है, इसमें एक सवाल पूछ लेते हैं हम सामने वाले से कि क्या आप टीचर हो, क्या वह मेरा भाई है, इस तरह के सेंटेंस। चौथा,
क्या सुनीता एक अध्यापिका नहीं है? इसका लगातार आप प्रयास करें। क्या सुनीता एक अध्यापिका नहीं है? इसमें हमने क्या भी लगाया और नहीं भी लगाया, राइट। उसके बाद हम 5वें पे आते हैं। सुनीता एक अध्यापिका क्यों है? इसमें सभी WH फैमिलीज आती हैं। क्यों है, कब है, कैसे है, कहां है, किसके साथ है, ये सारे WH फैमिलीज जो है 5th टाइप में बनाई जाती है और 5th टाइप के एक ही रूल होता है जिसमें ये सारी WH फैमिली लग जाती है। इसलिए इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो इन्हीं 6 तरीके से लिखा जा सकता है, सुना जा सकता है, बोला जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा 7वां सेंटेंस इस दुनिया में है ही नहीं। सिंपल। तो सुनीता एक अध्यापिका क्यों है, और इसके बाद 6 टाइप में सुनीता एक अध्यापिका क्यों नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको ये जो सर्कल किया हुआ है ना, आप इन शब्दों को किसी भी सेंटेंस में जोड़ दो, वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यह एक मार्कर है, अगर इसमें नहीं लगाएं तो ये बन जाएगा यह एक मार्कर नहीं है। क्या लगाओ? क्या यह एक मार्कर है? क्या यह एक मार्कर नहीं है? यह एक मार्कर क्यों है और यह एक मार्कर क्यों नहीं है? देखा, इस सेंटेंस को भी मैंने 6 तरीके से कन्वर्ट कर दिया। 7वां तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे क्योंकि है ही नहीं। तो खामाखा मत्थाखोरी करने से तो अच्छा है ना इस बात को मान लिया जाए कि सेंटेंस कोई भी हो 6 तरह का ही होता है, चाहे वो एक्शन को चाहे वो नो एक्शन का हो। लेकिन फिलहाल हम अभी नो एक्शन सीख रहे हैं, तो अब इस तरह से हमने 6 तरीके से बना लिया। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है। यहां पर हमने कहा कोई भी वाक्य हो वो 6 प्रकार से बन सकता है। अब हम एक और चीज सीखेंगे, कोई भी सेंटेंस हो उसमें होता क्या क्या है। ये नो एक्शन के सेंटेंस की आप इंग्लिश भी तो बनाओगे ना, तो इसमें क्या क्या है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, इसमें एक टाइम ऑफ वर्ड होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और एक और चीज होती है। चलते हैं वीडियो को आगे लेकर समझाता हूं। तो अब हम यहां पर पॉइंट नंबर 2 समझेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट नंबर 2 समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश एकदम एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय गलतियां कर देते हैं, तो यकीन मानना आपको ये ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको अगर आपने सही से सीख लिया ना आज, तो आप कभी भी ना सब्जेक्ट के साथ एक बढ़िया कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है इस बारे में कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तो सही से समझ लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले क्या समझना है आपको ये देखना है कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट है क्या चीज। किसी का नाम हो तो समझ लो वो सब्जेक्ट है। किसी का नाम हो या जिसके विषय में बात हो, जिसके बारे में बात हो। अब यहां पर एक सेंटेंस को देखते हैं, इसमें लिखा है सुनीता एक अध्यापिका है। देखो, पहली बात तो ये किसी का नाम आ रहा है, सुनीता नाम आ गया। दूसरा, किसके बारे में बात हो रही है? एक अध्यापिका है। कौन है एक अध्यापिका? सुनीता। तो सुनीता इसमें कौन हो गई? सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो गई। तो सुनीता एक सब्जेक्ट है इस वाक्य के अंदर, राइट। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सब्जेक्ट जिसके विषय में हम बात करते हैं वो होता है, और सब्जेक्ट जो क्रिया करता है या सब्जेक्ट के बारे में भी जो बोला जाता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर ऐसे ना बता पाओ तो एक और तरीका बताता हूं। सबसे पहले ये देखो टाइम ऑफ वर्ड क्या है, क्योंकि कोई भी वाक्य जो आप बोलते हैं वो या तो पास्ट से रिलेटेड होता है, या वर्तमान यानी कि प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, या फिर फ्यूचर से रिलेटेड होता है। सुनीता एक अध्यापिका है यानी कि इस वक्त है। लेकिन अगर मैं बोलूं सुनीता एक अध्यापिका थी, तो यानी कि सुनीता अब अध्यापिका नहीं है लेकिन पहले थी। और अगर मैं बोलूं सुनीता एक अध्यापिका होगी, इसका मतलब है ना तो थी ना है, आने वाले टाइम में होगी, क्योंकि अभी हो सकता है वो तैयारी कर रही हो। तो इस तरह से हम इस टाइम ऑफ वर्ड से आइडिया लगा सकते हैं कि हमें इस वाक्य के अंदर क्या लगाना है। जैसे अगर टाइम ऑफ वर्ड आपका प्रेजेंट हुआ तो है, हूं, हो, उसमें दिखेगा आपको सेंटेंस के लास्ट में। अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी दिखाई देता है तो आपको ये टाइम ऑफ वर्ड्स यूज करने चाहिए। अगर आपके सेंटेंस में है, हूं, हो दिखाई देता है तो आपको इज, एम, आर और हैज, हैव को यूज करना चाहिए। वॉज, वर और हैड यूज होता है पास्ट टेंस के अंदर, और यही चीज फ्यूचर में ध्यान रखनी है। फ्यूचर में अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में होगा, होगी और होंगे दिखता है तो आपको लगाना चाहिए विल बी या फिर विल हैव। इस तरीके से आप चयन करके, सिलेक्ट करके एक बढ़िया सा टाइम ऑफ वर्ड अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, और गलती आपसे नाम मात्र की होगी। अब आपको यहां पर यह समझना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसे कैसे पहचानें। आप सब्जेक्ट को ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप टाइम ऑफ वर्ड को देख लीजिए। दोनों को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी बचेगा वो सारा ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़कर, यानी कि सब्जेक्ट बोले तो सुनीता को छोड़कर
और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़कर यानी कि हैं को छोड़कर वाक्य में जो कुछ बाकी बचता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या बचा? एक अध्यापिका, बस यही सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को आप आराम से कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं आप मेरे मित्र हो। अब ये सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा आप मेरे मित्र हो। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले आप इसमें समझिए कि बात किसके बारे में हो रही है। बात हो रही है इसके बारे में, यानी कि आप कौन हो? मेरे मित्र हो। और ये हो लगने की वजह से ये एक प्रेजेंट टेंस है, राइट? प्रेजेंट टेंस है, आप इसमें सब्जेक्ट है, ये इसमें सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को छोड़ दो, बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको? मेरे मित्र। तो जो ये मेरे मित्र है यही इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड को आराम से छांट सकते हैं। अगर आप ये इवैल्यूएट कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और टाइम ऑफ वर्ड क्या है, आप सेंटेंस को आराम से फ्रेम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा आगे क्लास में कि हमें सब्जेक्ट के साथ कैसे इज एम आर, हैज हैव, वॉज वर, हैड और इनको यूज किया जाता है, राइट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं आगे क्लास की तरफ। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट के साथ टाइम ऑफ वर्ड का आइडिया लग जाए, यानी कि आप टाइम ऑफ वर्ड सही लगाना सीख जाएं, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। देख लेते हैं, यहां पर मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल से आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि नो एक्शन के अंदर इन सब्जेक्ट्स के साथ हम किस तरह से वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, राइट? इनको हम टाइम ऑफ वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी क्रिया नहीं होती। जब क्रिया ही नहीं है, यानी कि वर्ब ही नहीं है, तो ये हेल्प किसकी करेंगे? इसलिए यहां पर इनको हेल्पिंग वर्ब बोलना गलत है। यहां पर इनको बोलेंगे टाइम ऑफ वर्ड्स, जो समय की सूचना देने वाले शब्द होते हैं, राइट? आई के साथ देखिए एम और हैव लगेगा प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज और हैड लगता है, फ्यूचर में विल बी या विल हैव लग सकता है, राइट? इसी तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ अब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करेंगे। बहुत ही इनिशियल स्टेज में आपको ऐसे सेंटेंसेस की प्रॉपर इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। जब आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपको कभी भी इंग्लिश बोलते समय सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो चलिए अब कुछ सेंटेंस बना के देख लेते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट? सबसे पहला सेंटेंस है रोहन मेरे घर पर था। अब यहां पर आपको फोकस करना है इस था पर। ये था लगने की वजह से ये एक पास्ट टेंस है, राइट? अब पास्ट टेंस है तो उसमें आप देखिए क्या लिखा है, रोहन मेरे घर पर था, यानी कि बात किसकी हो रही है? रोहन की। रोहन इसमें क्या है? एक नाम है, एक नाम। तो एक नाम पास्ट टेंस, यानी कि या तो वॉज आएगा या हैड आएगा। देखिए हैड वाले सेंटेंस और हैव वाले सेंटेंस और हैज वाले सेंटेंस वो होती है जिनमें पास आए, जिनमें क्या शब्द आता है? जिनमें शब्द आता है पास। ये शब्द अगर आए तब आप वहां पर हैज, हैव और हैड का या विल हैव का यूज करते हैं। तो यहां पे नॉर्मल था लगा हुआ है, राइट? तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे रोहन मेरे घर पर था। तो इंग्लिश क्या बनेगी? सबसे पहले हम लिखेंगे रोहन, राइट? हमने लिखा रोहन। अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? या तो हम लगा सकते हैं एक नाम के साथ हैड या फिर वॉज। तो यहां पर ये हैड वाला सेंटेंस नहीं है तो हम लगाएंगे रोहन वॉज, ठीक है? मेरे घर पर, अब मेरे घर को यहीं छोड़ो, ये है प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे कैंची चलाओ, पर को इधर ले जाओ और मेरे घर को इधर ले जाओ। तो पर को जब इधर लेके आओगे तो पहले इसकी इंग्लिश आएगी यानी कि एट, और उसके बाद आएगा माय होम। यहां पर इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना दोगे, राइट? अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आपके पास कार है। आपके पास, देखा पास आ गया ना? अब पास आ गया यानी कि ये हैज हैव वाला सेंटेंस है और है लगा हुआ है। आपके मतलब यू, तो आपके पास कार है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे? एक बार देख लेते हैं टेबल पे। हम देखेंगे ये एक प्रेजेंट टेंस है लगा हुआ है। प्रेजेंट टेंस में आपके की मतलब यू, यू के साथ हम क्या लगा रहे हैं? हैव। तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा यू हैव, आपके पास कार है, यू हैव अ कार। ये सेंटेंस बन गया हमारा, राइट? नेक्स्ट है उसके पास एक घड़ी थी। अब देखिए पास भी लगा हुआ है,
यहाँ पर पास के साथ है था तो हैव था, यहाँ पास के साथ थी आ गया तो हैव की फॉर्म लगेगी सेकंड, यानी कि उसके पास घड़ी थी। अगर मान लीजिए कोई लड़का था तो हम लिखेंगे ही, और ही के साथ हम लगाएंगे हैड अ वॉच, उसके पास घड़ी थी। इस तरह से आप बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह मेरी किताब होगी। अब होगी लगने की वजह से ये एक फ्यूचर टेंस हो गया। अब फ्यूचर टेंस कहां पर है, ये रहा फ्यूचर टेंस। इसमें विल बी और विल हैव, ये दो ऑप्शन हमारे पास है। यहां पे जो लगा हुआ है मेरी किताब होगी, पास नहीं है, इसीलिए विल बी से सेंटेंस जाएगा, वह मेरी किताब होगी। अब यहां पर वह का मतलब ही या शी नहीं है, वह कोई लड़का नहीं है, यहाँ पे वह मेरी किताब है, ये किताब को लेके संबोधित किया है वह। तो यहाँ पर वह चीज़ के लिए हम निर्जीव चीज़ के लिए लगाते हैं दैट, राइट। तो हम लगाएंगे दैट होगी, तो दैट विल बी माई बुक, वह मेरी किताब होगी। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, राइट। अब देखिए, मेरे पास आपका पेन होगा। अब यहां पर था होगा होगी होंगे, यहां पर भी होगा होगी होंगे। यहां हमने विल बी यूज करा, लेकिन यहां पे लगा हुआ है पास, तो अब हम विल बी नहीं विल हैव यूज करेंगे। तो मेरे पास आपका पेन होगा, तो हम लगाएंगे आई विल हैव, और आपका पेन की इंग्लिश होगी योर पेन। इस तरह से हम इस सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप चाहो तो इन सेंटेंसेस को इजीली फ्रेम कर सकते हो, राइट। अब यहां पर हमें यह समझना होगा कि जब एक सेंटेंस को 6 तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इन सेंटेंसेस को 6 टाइप से कन्वर्ट कैसे करें। अगर आप इंग्लिश को बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निरंतर एक अभ्यास करना पड़ेगा। मैं यहीं पे इस वीडियो के एंड में आपको एक अभ्यास दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए यहां पे लिखा है रोहन मेरे घर पर था। सिर्फ इसका ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, और इस तरीके से आप सभी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके फ्रेम करके बना सकते हैं। जैसे रोहन मेरे घर पर था, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो रोहन वॉज नॉट एट माई होम। उसके बाद हम इसको थर्ड टाइप में बनाएंगे, क्या रोहन मेरे घर पर था, तो इंग्लिश बनेगी वॉज रोहन एट माई होम। क्या रोहन मेरे घर पर नहीं था, वॉज रोहन नॉट एट माई होम। रोहन मेरे घर पर क्यों था, वाई वॉज रोहन एट माई होम। और रोहन मेरे घर पर क्यों नहीं था, वाई वॉज रोहन नॉट एट माई होम। इस तरीके से आप इसको 6 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, आपके पास कार है। अब यहां पर इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आपके पास कार है। अब इसको 6 तरीके से आपको बदलना है, क्योंकि एक सेंटेंस 6 तरीके से लिखा, बोला, सुना और समझा जा सकता है। मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया था ना। तो यहां पर आपको बनाना है आपके पास कार है, यानी कि यू हैव अ कार। सेकंड बनेगा यू डू नॉट हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, डू यू नॉट हैव अ कार, व्हाई डू यू हैव अ कार, व्हाई डू यू नॉट हैव अ कार। सेम इसी तरीके से उसके पास एक घड़ी थी, ही हैड अ वॉच। तो इसके जब 6 बनाओगे तो ही हैड अ वॉच, ही डिड नॉट हैव अ वॉच, डिड ही हैव अ वॉच, डिड ही नॉट हैव अ वॉच, व्हाई डिड ही हैव अ वॉच, व्हाई डिड ही नॉट हैव अ वॉच। इस तरीके से आप बना सकते हैं। वह मेरी किताब होगी, दैट विल बी माई बुक। अब इसके 6 तरीके से, दैट विल बी माई बुक, दैट विल नॉट बी माई बुक, विल दैट बी माई बुक, विल दैट नॉट बी माई बुक, व्हाई विल दैट बी माई बुक, व्हाई विल दैट नॉट बी माई बुक। इस तरीके से आप इसे भी 6 कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम, मेरे पास आपका पेन होगा, आई विल हैव योर पेन। अब इसके 6 बनाने हैं, I will have your pen, I will not have your pen, will I have your pen, will I not have your pen, why will I have your pen, why will I not have your pen। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लगातार ऐसी प्रैक्टिस करते रहने से आपको ये नो एक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और कंठस्थ हो जाएगा। आप सब्जेक्ट के साथ टाइम ऑफ वर्ड सही लगाना सीख गए तो दोस्तों यकीन मानना आप एक्शन को तो चुटकियों में सीख जाओगे, जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में एक्शन के सेंटेंसेस ही शुरू करने वाला हूं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये नो एक्शन समझ में आ गया ना, तो आपको एक्शन सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता, और आपको एक्शन सिखाएगा मिलाप गुप्ता अपनी आने वाली वीडियो के अंदर, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, सेंटेंसेस दूंगा, प्लीज कमेंट करके उनके आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप सीख गए होंगे तो आप जरूर राइट आंसर करेंगे, और अगर आप राइट आंसर करेंगे तो मैं बहुत जल्द आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें और भी आसान तरीके से मैं इस नो एक्शन को पूरा कवर करके विस्तार से आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, आप इसको यहां तक बिल्कुल अच्छे से सीख लीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे वाले पार्ट को लेकर आ रहा हूं, और बहुत जल्द उस पार्ट को समझने के बाद आपका नो एक्शन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा और आप इंग्लिश के चैंपियन बन जाएंगे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, इसीलिए
नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हुए अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस मैं लेकर आपके लिए आता रहूं और आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।